नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ 15 नवंबर से जो 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन सबों के लिए निःशुल्क क्रैश कोर्स चलाई जा रही है। तो उसमें जो है आप लोगों को साइंस इससे पहले पढ़ाया जा रहा था। तो साइंस में जो है आज आपका लास्ट चैप्टर है, जो 13वां चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर बीच में जो 14वां था उसे हटा दिया गया है इस बार सिलेबस से। आपको सिर्फ और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के बाद सीधे आपको 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण आपको पढ़ना है 12वें चैप्टर के बाद। तो ये जो चैप्टर है 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है। इसके बाद ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद साइंस आपका खत्म हो जाएगा। तो हमारा पर्यावरण एक छोटा चैप्टर है जिसमें जो है हम इतने थ्योरी में, मतलब कि आपको पता है कि हम एक बोर्ड की थ्योरी में सारे की सारी थ्योरी को समराइज करके छोटा से छोटा करके थ्योरी को क्या करते हैं, आप लोगों को छोटे से छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्योंकि आपको यही थ्योरी जो है बोर्ड के एग्जाम में, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो यही इतना ही छोटा थ्योरी आप बार बार रिवाइज करके, मतलब छोटा में कंटेंट कम नहीं होता है, क्या होता है वो समराइज होता है। सारे चैप्टर्स का सारा कंटेंट क्या होता है, बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ रहता है। उस तरह के नोट्स का आपको ज़रूरत होता है। आपके लिए बड़ा नोट्स का ज़रूरत नहीं होगा, काम नहीं होगा। आप क्या करिएगा, उसको नहीं रिवाइज कर पाइएगा क्योंकि वो बड़ा है, मोटा नोट्स है आपका, जो कोचिंग में इंस्टीट्यूट में दिया गया है वो मोटा होगा। तो उसको आप क्या कर देंगे, 1 से 2 चैप्टर की रिवाइज करते ही आप थक जाएंगे। आपके पास इस तरह से छोटे छोटे नोट्स अगर होंगे, जो हमने सारे चैप्टर्स का आपको नोट्स बना करके दिया है, उसको समझाया है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से आप रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो है इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये भी चैप्टर आपका इतना ही थ्योरी में क्या है, ख़त्म हो गया है, समराइज वे में दिया गया है। आप इतना अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको हमारा पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, तो आपसे नहीं छूटेगा, वो बन जाएगा। ये इसका खासियत ये है कि इतने से थ्योरी में बहुत समराइज वे में इसको लिख करके, टाइम लगा करके लिखा गया है, फिर आपको दिया जा रहा है। तो चलिए इस सब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले आपको पर्यावरण समझना पड़ेगा कि पर्यावरण आखिर होता क्या है। तो पर्यावरण का यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि यह वह प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण है जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पर्यावरण क्या होते हैं, हमारे चारों तरफ के जीव जिस जगह पे रहता है उसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो वही बात वहाँ पर लिखा गया है कि यह वह प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण भी इसमें दोनों बात है, इसमें सामाजिक वातावरण भी होता है। हमारे आसपास के लोग जो होते हैं वो भी हमारी पर्यावरण के अंदर में आते हैं, जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। उनके बातों से या प्रकृति के चीज़ों से, जैसे गर्मी हुआ तो हम प्रभावित होते हैं, ठंडी हुआ तो हम प्रभावित होते हैं, ये प्राकृतिक वातावरण है। तो उन सब चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं, उसे पर्यावरण कहता है। आगे कह रहा है कि यह जीवन के लिए आवश्यक है और सभी संसाधन सांस लेने के लिए, सभी संसाधन जैसे सांस लेने के लिए हवा, पीने का पानी प्रदान करता है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। अगर पर्यावरण ना हो तो जीवन संभव है। अगर मान लीजिए आपके पर्यावरण में चारों तरफ हवा है, हवा ना हो तो जीवन संभव नहीं है, जीवन नहीं रहेगा अगर प्राकृतिक वातावरण हमारे अगल बगल ना हो। तो सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, ये सब क्या करता है, ये सब हमारे वातावरण के अंदर में आता है, हमारे पर्यावरण के अंदर में आता है। और ये हमें जीवन में, जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जीवन प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे है, यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब ऐसा तंत्र बनाता है जिसमें जीवन संभव है। ऐसा तंत्र बनाता है जिसमें एक जीवन संभव है। जैसे वातावरण है, वातावरण में हवा है, उससे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और उसी हवा को हम ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं, तो उसको पेड़ लेता है। किस तरह से एक सिस्टम में बना हुआ है कि हम ऑक्सीजन लेंगे, हम जो छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ लेगा, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो एक सिस्टमेटिक किस तरह से बना हुआ है चेन। तो उसी को कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र। और बहुत सारे खाद्य श्रृंखला में भी आगे हम पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला में कि जो है एक उत्पादक श्रेणी है जो पेड़ पौधा है जो भोजन का उत्पादन करता है, एक उपभोक्ता श्रेणी है जो उसको खाता है, जैसे कि आपका टिड्डा है, हिरन है, गाय है, वो उपभोक्ता है, प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है वो। तो इस तरह से क्या होता है, एक खाद्य जाल भी बनता है, एक दूसरे पर खाना के लिए एक दूसरे पर हम लोग निर्भर रहते हैं, और उस हिरन पे शेर निर्भर होता है। तो इस तरह से क्या बन रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है, एक सिस्टम बन के तैयार हो रहा है जिसमें जीवन क्या हो रहा है, सारे जीवों का संभव हो पा रहा है। अगर वो इस तरह का सिस्टम ना बने, इस तरह का तंत्र ना बने तो जीवन संभव नहीं होगा। अगर हिरन हो और शेर हो और हिरन ना हो तो भी क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि हिरन नहीं होगा तो शेर नहीं होगा, तो हिरन शेर दोनों खत्म हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर घास ना हो तो हिरन नहीं होगा। तो अगर सारे के सारे चीज़ अगर उपलब्ध हैं तो एक तंत्र बनता है, एक जीने के लिए एक सही वातावरण बनता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या होता है, नहीं होता है। आगे है पारितंत्र। पर्यावरण का ही एक छोटा रूप है पारितंत्र, उसको कहते हैं। एक समझ में पारितंत्र ही पर्यावरण को भी पारितंत्र के रूप में आप समझ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख दिया है पारितंत्र का। यहाँ पे परिभाषाएं आपको लिख दिया है कि अगर पारितंत्र के बारे में आपसे पूछे तो यह एक पारितंत्र में सभी सजीव यानी जैव घटक, सजीव मतलब जैविक घटक, जो जिंदा है, जो सजीव घटक है, उसको जैव घटक कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा, जानवर, पशु पक्षी, सब क्या है? जैविक घटक हैं। तो एक परितंत्र में सभी सजीव और उनके भौतिक परिवेश यानी अजैव घटक। भौतिक परिवेश तो अजैव होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, मरुस्थल, जल, ये सब क्या है? अजैव घटक है, यानी भौतिक पर्यावरण है, भौतिक परिवेश है। भौतिक परिवेश के बीच अंतः क्रिया शामिल होती है। परितंत्र में क्या होता है कि एक परितंत्र में सभी सजीव और उनके भौतिक परिवेश के बीच अंतः क्रिया शामिल होती है, कि हम कैसे सबके बीच में समन्वय बना करके रहते हैं। एक सजीव और अजैव, जैव और अजैव चीज़ों के बीच में कैसे समन्वय बना करके रखते हैं। जैव या अजैव को ही हम क्या कहते हैं? सजीव या उनके भौतिक परिवेश। भौतिक परिवेश अजैव घटक है और सजीव जो होता है वो जैविक घटक होते हैं। तो कैसे जैव घटक अजैव घटक के बीच में संतुलन बना करके अंतः क्रिया करके क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं। जैसे अजैव घटक क्या है? पानी है। अजैव घटक क्या है? मनुष्य है। तो पानी पी करके मनुष्य कैसे रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? मिट्टी है, मिट्टी पे इंसान रहता है, चलता है, फिरता है, अपना ग्रोथ करता है। तो ये जैव घटक और अजैव घटक आपस में अंतः क्रिया करके कैसे अपने आप को जिंदा रखते हैं, उसी अंतः क्रिया को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र उसको कहा जाता है। तो पारितंत्र का डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे। अगर आपसे शॉर्ट्स में कहना हो तो कहिएगा, पारितंत्र में सभी जैव घटक और अजैव घटक के बीच अंतः क्रिया को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अगला है घटक क्या होता है। ये जो घटक घटक ऊपर में लिख रहे हैं हम बार बार, जैव घटक और अजैव घटक, ये घटक दो तरह के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मनुष्य, जितने भी जिंदा जैविक मतलब सजीव जितने भी हैं वो जैविक घटक के अंदर में आते हैं। जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गया या मनुष्य हो गया, ये सारे के सारे जैविक घटक के अंदर में आते हैं। अगला है अजैविक घटक, जो जिंदा ना हो मतलब सजीव ना हो, उसे अजैविक घटक कहते हैं। जैसे कि आपका हवा, पानी, मृदा का प्रकार और तापमान, ये सब क्या है? ये अजैविक घटक है। वायु, जल, मृदा का प्रकार और जो है तापमान, ये सब क्या है? आपको अजैविक घटक के अंदर में आता है, जो जिंदा नहीं है। जो जिंदा नहीं है हमारे चारों तरफ में, हवा है, जल है, वायु है, मृदा है, मिट्टी है, ये सब क्या है? जिंदा नहीं है हमारे बगल में। अजैविक घटक के उसको अंदर में रखते हैं, जो जिंदा ना हो। जो जिंदा है, जो सजीव है, उसको जैविक घटक के अंदर में रखते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक हैं, कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक, जिसे आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब अगला है आपको, ये पर्यावरण के अंदर में आपने पारितंत्र को समझ लिया। पारितंत्र के बाद जो है आपका, पारितंत्र के बाद है पारितंत्र का वर्गीकरण, कि पारितंत्र कितने तरह के होते हैं। पारितंत्र का आपका क्या है? वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है कि पारितंत्र कितने तरह से उसको वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण कितने प्रकार में उसका करेंगे। तो वर्गीकरण में आपको दिया गया है कि प्राकृतिक और कृत्रिम, दो तरह से इसको बांटा गया है। एक प्राकृतिक हो गया पारितंत्र का वर्गीकरण में, और एक हो गया कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जिसे भगवान ने बना करके दिया, कह सकते हैं जिसे प्रकृति ने हमें दिया है बना करके, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक के अंदर में हो गया। जैसे कि मिट्टी, हवा, जल, वायु, ये सब क्या है? प्राकृतिक है, इसे इंसान ने नहीं बनाया है। जैसे मिट्टी को इंसान ने नहीं बनाया है, या जल है या हवा है, सबको प्रकृति ने दिया है, यानी भगवान, प्रकृति को ही हम भगवान का रूप मानते हैं। तो भगवान ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है। तो दो तरह से हम बांटते हैं पारितंत्र को, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक में आ गया वन, तालाब, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। वन है, तालाब है, झील है, जिसे ईश्वर ने दिया, भगवान ने दिया, उसे क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक। कृत्रिम, जिसे इंसान ने बनाया। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ों को क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। जैसे आपका बगीचा है, तो बगीचा भगवान ने बना करके नहीं दिया, हमने वहाँ पे बहुत सारे फूल के पेड़ एक जगह पे सिस्टम में लगा करके तैयार किए हैं। तो वो बगीचा क्या हो गया? मनुष्य द्वारा निर्मित हुआ, तो वो प्राकृतिक ना होकर के वो कृत्रिम है। इसे इंसान ने वहाँ पे पेड़ ला करके लगाए हैं और उसको सजाया है, रख रखाव किया है, तो वो क्या हो गया? आपको कृत्रिम हो गया। अगला है खेत। खेत भी इंसान नहीं बनाया है, भगवान ने नहीं बना के दिया था, हम ही लोगों ने आड़ बनाया, मेढ़ बनाया उसका, उसमें खेती करते हैं। तो खेत इंसान का बनाया हुआ एक रूप है।
भगवान ने उस तरह का खेत का रूप बना करके हमें नहीं दिया था, वो इंसान ने अपना जितना उसका ज़मीन है उतना घेर करके वो खेत बना लिया। आगे है एक्वेरियम। एक्वेरियम भी एक कृत्रिम चीज़ें हैं। एक्वेरियम का मतलब आजकल के देखते होंगे शहर में लोग क्या करते हैं, एक शीशे के जार में, कंटेनर में, इस बर्तन में, शीशा वाला बर्तन में क्या कर देते हैं, पत्थर उथर नीचे डाल के मछलियाँ पालते हैं। तो वो जो मछलियाँ, जानवर जो अंदर में पानी के अंदर में होता है उसी को कहते हैं हम लोग एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब एक्वा मतलब पानी होता है, उतना डेफिनेशन में नहीं जाना है, बस आप समझिए कि वो जो मछली उछली पालते हैं लोग शीशे के बर्तन में अंदर में, उसी को कहा जाता है एक्वेरियम। तो ये सब क्या है, कृत्रिम है, ये पारितंत्र के कृत्रिम अंग है, इसे हमने बनाया है। वो एक्वेरियम में मछली हमने डाला है, पानी हमने डाला है शीशा के बर्तन में, वो इंसान द्वारा निर्मित पारितंत्र है, तो वो कृत्रिम पारितंत्र हो गया। वही तालाब में मछली है या नदी में है, झील में है, वो कृत्रिम नहीं होकर के प्राकृतिक पारितंत्र के अंदर में आएगा, उसे इंसान ने नहीं भगवान ने बना करके हमें दिया है। तो पारितंत्र का वर्गीकरण भी इस तरह से हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला कृत्रिम और दूसरा मतलब प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित, यानी कृत्रिम उसको कह सकते हैं। तो ये पारितंत्र का आपका वर्गीकरण हो गया। अब अगला हम समझते हैं, अगला टॉपिक आपके पास है कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला क्या होता है और ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। ऊर्जा प्रवाहित होती है, एक जगह से ऊर्जा दूसरे जगह पे जाती है, एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता की तरफ ऊर्जाएं क्या होती है, जाती है। तो इस दोनों टॉपिक को भी हम समझते हैं कि आहार श्रृंखला क्या है। तो आहार श्रृंखला का यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में रखा जाता है, आहार श्रृंखला कहा जाता है। एक जीव दूसरे जीव के लिए भोजन के रूप में काम करता है, वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है उसे क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला उसे कहा जाता है। जैसे आप देखे होंगे ना कि घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डा को खा रहा है मेढक, मेढक को खा रहा है सांप, सांप को खा रहा है गिद्ध, अधिबाज, ईगल। तो इस तरह से आप जो है एक श्रृंखला इस तरह से देखते होंगे कि घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद ये क्या है, ये एक खाद्य श्रृंखला बना रहा है, एक खाद्य श्रृंखला। आप एनसीईआरटी या कोई भी आपका जो साइंस का किताब है उसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो आपको इस तरह का खाद्य श्रृंखला का चित्र बना हुआ वहाँ पर दिखेगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला उसे किसको कहते हैं। तो बस परिभाषा आपको याद रखना चाहिए कि वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बना दीजिएगा वहाँ घास बनाने पेंटिंग करने नहीं लगिएगा एग्जाम में, बस सीधे लिख दीजिएगा घास के आगे टिड्डा लिख दीजिएगा, टिड्डा एक कीड़ा है, टिड्डा के बाद जो है मेढक लिख दीजिएगा, मेढक के बाद सांप लिख दीजिएगा, सांप के बाद बाज लिख दीजिएगा। इस तरह से अगर बना दीजिएगा तो आपका डेफिनेशन कंप्लीट है, मार्क्स मिल जाएगा आपको। या खाद्य श्रृंखला बना करके भी नीचे में दे सकता है आपको कि पहचानिए कौन सही है, को उल्टा कर देगा, टिड्डा के घास कर देगा, घास के बाद मेढक कर देगा, तो मेढक तो घास खाता नहीं है तो गलत हो जाएगा। घास के बीच में टिड्डा होना चाहिए, जो भी घास खाने वाला प्राणी है वो बीच में होना चाहिए। आप दिमाग से भी इसको पकड़ सकते हैं कि कौन किसको खाता है। इतना अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाइएगा तो आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में, आहार श्रृंखला के बारे में पता लग जाएगा। अगला टॉपिक है आहार श्रृंखला के ही अंदर में है पोषी स्तर किसे कहते हैं। पोषी स्तर, पोषण का स्तर, ये 4 स्तर होता है इसका, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, हम यहाँ बता देते हैं आपको। आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण जहाँ ऊर्जा स्थानांतरण होता है उसी को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण जहाँ पर ऊर्जा स्थानांतरित होता है उसे क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। पोषी का जो स्तर है वो 4 स्तर है। ये पोषण का जो स्तर है वो 4 स्तर है। पहला स्तर, इसके बाद पहला के बाद दूसरा स्तर, दूसरा के बाद जो है आपका तीसरा स्तर, तीसरा के बाद जो है आपका चौथा स्तर। ये 4 स्तर है आपके पास पोषण के। इसको उत्पादक श्रेणी कहते हैं। पहला स्तर जो है वो उत्पादक श्रेणी के अंदर में आता है, आप लिख लीजिएगा, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, जगह के अभाव में नहीं लिखा है, आप इसको कॉपी में लिखिएगा। इस तरह से आप जिस तरह से आप समझ में आए, छोटा बना लीजिएगा। इस नोट्स को देने का मतलब क्या है हमारा, छोटा से छोटा करना, मतलब नोट्स को छोटा करना कि कम समय में रिवाइज हो और एग्जाम तक हम अच्छे से परफॉर्म कर सके। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंदी बना दें तो उससे क्या हो जाएगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप देख के ही क्या कर जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि इतना हम कैसे पढ़ें, और आप एग्जाम में उसको रिवाइज करके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये बना लीजिएगा आप, 4 होता है, यहाँ पर उत्पादक लिख दीजिएगा। यहाँ पर कहीं अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पहले समझ लीजिए।
ये है पहला उत्पादक श्रेणी। पहला स्तर जो होता है उत्पादक, जैसे कि घास है, पेड़ है, पौधा है, ये उत्पादक के अंदर में आता है। ये क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेता है और भोजन को बनाता है। ये क्या है, उत्पादक श्रेणी है। तो उत्पादन मतलब ये भोजन को बनाता है, ये किसी का शिकार नहीं करता या किसी को मार के नहीं खाता है, ये खुद से भोजन बनाता है। ये उत्पादक श्रेणी के अंदर में आता है। अगला है आपका द्वितीयक श्रेणी के अंदर में आता है, इसको कहते हैं उपभोक्ता श्रेणी। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी इसको कहते हैं। उपभोक्ता में ये सारे के सारे उत्पादक के बाद ये तीनों, 2, 3, 4, ये तीनों के तीनों उपभोक्ता ही है। ये तीनों के तीनों उपभोग ही करता है, दूसरे को मार के ही खाता है या मरे हुए को भी खाता है। तो ये तीनों के तीनों उपभोक्ता हैं। उसमें ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और ये शीर्ष उपभोक्ता है। इसको मतलब कि अपघटक के अंदर में भी रखते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर में देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर में कौन कौन आएगा, जो सीधे पेड़ पौधा को खाता है, जानवर को नहीं मार के खाता है, सीधे पेड़ पौधा को खाता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हिरन हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है, सिर्फ घास खाने का काम करता है। पेड़ पौधा पत्ती खाने का काम करता है। हिरन, गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर में आता है, सीधे पेड़ पौधा को खाता है। अब द्वितीयक उपभोक्ता, इसे मांसाहारी भी कहते हैं हम लोग, इसे मांसाहारी भी कहते हैं। द्वितीयक ये हो गया उपभोक्ता उत्पादक, ये हो गया आपको शाकाहारी, इसको द्वितीयक को शाकाहारी भी कहते हैं। और तृतीयक को क्या कहते हैं, मांसाहारी। आप लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा 1, 2, 3, 4, आप नीचे लिख लीजिएगा। तीसरे के अंदर में नीचे में लिख दीजिएगा मांसाहारी, दूसरे के नीचे में लिख दीजिएगा शाकाहारी। द्वितीयक स्तर पे कौन आता है, शाकाहारी आता है। अब प्राथमिक स्तर पे कौन आता है, उत्पादक आता है, पेड़ पौधे आते हैं। तो द्वितीयक स्तर समझ गए आप। तृतीयक में मांसाहारी जो ये सारे पेड़ पौधे खाने वाले जानवर को खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, इन सबको मार के खाने वाला, हिरन, इस सबको मार के खाने वाला मांसाहारी के अंदर में आएगा। जैसे कि आप जो है तृतीयक के अंदर में रख सकते हैं शेर, बाघ, इंसान भी एक तरह से आता है, इंसान भी है उसके अंदर में जो है। इस तरह के जानवर को आप क्या रख सकते हैं, तृतीयक श्रेणी के अंदर में रहता है, जो मांसाहारी है, जो प्राथमिक श्रेणी के जानवरों को मार करके खाता है। अगला है आपका चौथा, इसको कहते हैं शीर्ष मांसाहारी या अपघटक भी इसको कहते हैं। शीर्ष मांसाहारी या अपघटक भी इसको कहते हैं। अपघटक वाले जितने भी चीज़ हैं, जो अब जैसे कि कोई भी जानवर यहाँ पे मर गया, मांसाहारी हो या कुछ भी हो, तो उसको मार करके, बैक्टीरिया एक तरह से ले लीजिए, बैक्टीरिया क्या करता है, अगर मर गया तो सड़ा देता है ना। सड़ा के देखते हैं कोई जानवर मरा हुआ फेंका हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद सड़ करके क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सड़ करके वो मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको कौन सड़ाता है, वही बैक्टीरिया है। उसी को अपघटक, उसी को शीर्ष मांसाहारी के अंदर में रखते हैं। या नहीं तो गिद्ध जो है वो शीर्ष मांसाहारी के अंदर में आता है। अगर ये सब भी मर जाएगा, अगर ये तृतीयक श्रेणी के भी, ये जो तीसरे स्तर पर आप देख रहे हैं मांसाहारी भी मर जाएगा, तो गिद्ध उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। जैसे शेर मर जाए तो उसको भी गिद्ध खाएगा। अगर कोई जानवर, मांसाहारी जानवर भी मर जाए तो उसको गिद्ध क्या करेगा, खाएगा। तो उसको शीर्ष मांसाहारी कहते हैं, यानी उसको अपघटक के अंदर में भी रखा जाता है, जो उसको खत्म करने का क्या करता है, काम करता है। बैक्टीरिया फैक्टीरिया वो सब शीर्ष मांसाहारी चतुर्थ स्तर पे आता है। तो आप यहाँ पर आप छोटे से में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहीं पर लिख देते हैं। ये है आपका उत्पादक, ये उत्पादक हुआ आपका, ये हो गया आपका उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में आप ये तो सिंपल सा है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। इसको कहते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और प्राथमिक को ही कहा जाता है आपको शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी स्तर। ये हो गया आपका मांसाहारी, मांसाहारी के बाद शीर्ष मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। या इसी को कहा जाता है अपघटक, जो अपघटन करने का काम करता है, इसको अपघटक कहा जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे किस तरह से, इस तरह से भी एक इस तरह से बना करके बनाया जाता है। उत्पादक का संख्या सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादक जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा संख्याओं में होता है। ये हो गया उत्पादक आपको, ये हो गया शाकाहारी, ये हो गया मांसाहारी, ये शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी के ज़्यादातर कोई शिकार नहीं करता। जैसे भलचर उलचर, गिद्ध मर जाए, बैक्टीरिया मर जाए, तो उसका कोई शिकार विकार नहीं करता है, इसको कोई नहीं खाता है। नीचे वाले को सब एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन ऊपर वाले को कोई नहीं खाता है, वो शीर्ष मांसाहारी के अंदर में आता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, जो पूछे आपसे बता सकते हैं उसके बारे में। अगला है 10% ऊर्जा नियम। 10% ऊर्जा नियम का मतलब क्या है
कि कोई भी पोषण का स्तर है, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तो यहाँ से जो यहाँ पोषण जाएगा तो मात्र 10% ही जाएगा। अगर ये 1000 कैलोरी इसमें ऊर्जा है, अगर आपने कोई पत्ता पेड़ खाया, पेड़ का पत्ता खाया और उसमें 1000 कैलोरी एनर्जी है, तो वो आप में 1000 का 1000 कैलोरी एनर्जी आप में नहीं चला जाएगा, उसका 10% ही आप में क्या होगा, जाएगा। यानी 100 कैलोरी ही एनर्जी आपके अंदर में, एनर्जी को कैलोरी से मापते हैं हम लोग, ऊर्जा को, तो 10% ऊर्जा ही आपके अंदर में जाएगा। वो कितना होगा, 10% मतलब 100 कैलोरी ऊर्जा आपके अंदर में जाएगा, बाद बाकी वो नहीं जाएगा। उसके आगे जो जाएगा फिर से भी तो 10% जाएगा। तो क्या होता है, ऊर्जा जो होता है केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। यानी ये अगर 1000 कैलोरी है इसमें, तो यहाँ पर जो उसको खाएगा प्राथमिक शाकाहारी वाला, तो वो क्या, उसमें कितना जाएगा आपको, उसमें जो है 10% ही जाएगा, यानी 100 कैलोरी ही जाएगा। फिर यहाँ पर जो मांसाहारी उस शाकाहारी को खाएगा तो इसमें 100 कैलोरी गया, तो इसमें भी उसका 10% जाएगा। अगर 100 का 10% निकालिएगा तो 10 कैलोरी होता है, इसमें 10 ही कैलोरी जाएगा। तो इस तरह से जो है 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, प्रवाह होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत जाता है, तो 10% के मात्रा में ही जाता है। अगला जो है आपको इसी का डेफिनेशन पढ़िए 10% का। केवल 10% ऊर्जा ही एक कोशीय स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होता है, शेष 90% ऊर्जा उष्मा के रूप में पर्यावरण में लुप्त हो जाती है। ये बात आप आपको समझा दिए कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता है। 10% ऊर्जा का ही आदान प्रदान क्या होता है यही पोषीय स्तर के अंदर में जो है आपको समझना है। ये पोषीय स्तर में जो है आपको 10% ऊर्जा का जो नियम है यही है कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में ऊर्जा मात्र 10% ही आदान प्रदान होता है। अगर आपने 1000 कैलोरी का कोई पेड़ पत्ता खाया, तो जो खाने वाला है उसमें 1000 कैलोरी न जा करके उसका 10% यानी 100 कैलोरी ही जाएगा। या अगर 100 कैलोरी वाला पेड़ पत्ता खाया आपने, तो वो जो जाएगा, जो खाया है उसके अंदर में 100 कैलोरी ऊर्जा ना जा करके मात्र उसका 10% यानी 10 कैलोरी ही ऊर्जा उसके अंदर में जाएगा। 90% ऊर्जा ऐसे ही पर्यावरण में क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, वो उसके काम नहीं आएगा। यही है आपका पोषण का 10% वाला नियम। आगे है ऊर्जा का प्रवाह। अगला है आपका ऊर्जा का प्रवाह। एक मिनट टाइम दीजिए आप, थोड़ा सा साउंड बढ़ गया है यहाँ, 1 मिनट टाइम दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या समझा रहे थे आपको, 10% ऊर्जा का नियम जो है हमने आपको समझा दिया था। 10% ऊर्जा का नियम आप समझ गए थे कि एक पोषीय स्तर से यानी उत्पादक स्तर से अगर उपभोक्ता स्तर में जाएगा तो कितना जाएगा, 10% का ही आदान प्रदान होगा ऊर्जा का। एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर पर 10% ऊर्जा ही क्या होता है, जाता है एक जगह से दूसरे जगह। अगला टॉपिक है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह किसको कहते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। यानी ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो यहाँ से सूर्य से सारे के सारे उत्पादक जितने भी हैं वो सूर्य से क्या ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। और सूर्य से कहाँ जा रहा है, उत्पादक पर ऊर्जा जा रहा है। उत्पादक से कहाँ जा रहा है, तो उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ऊर्जा जा रहा है। उपभोक्ता में क्या हो गया, शाकाहारी, मांसाहारी या शीर्ष मांसाहारी जो भी आया सब उपभोक्ता है, तो हम यहाँ ओवरऑल उपभोक्ता ही लिख दे रहे हैं। तो सूर्य से उत्पादक की तरफ, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ, तो ऊर्जा क्या हो रहा है, इधर से इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक दिशा में। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उपभोक्ता से एनर्जी क्या रहेगा, ऊर्जा क्या होगा, उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक की तरफ आएगा, क्योंकि उत्पादक कभी भी उपभोक्ता को नहीं खाएगा, पेड़ कभी भी शेर को मार के नहीं खाएगा, तो ऊर्जा कभी भी शेर से पेड़ की तरफ नहीं आएगा। कहाँ जाएगा, पेड़ से शेर की तरफ जाएगा, पेड़ से हिरन में, हिरन से शेर में जाएगा। तो ऊर्जा कहाँ जा रहा है, कभी भी वो उल्टा नहीं हो सकता है। शेर से हिरन में कभी भी ऊर्जा नहीं आएगा, हिरन कभी भी शेर को मार के नहीं खाएगा, ऊर्जा नहीं लेगा, वो हमेशा हिरन से शेर की तरफ ही जाएगा। तो एक डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा, यानी सूर्य से ऊर्जा उत्पादक तक, उत्पादक से उपभोक्ता तक, इस तरह से एक दिशा में जाने के कारण ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह समझ लिए कि पारितंत्र में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक एक दिशा में क्या करता है, जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। अगला है आहार जाल। आहार जाल या आहार श्रृंखला, उसी को आहार श्रृंखला को अगर आप बहुत मोटे तरीके से बनाइएगा विस्तार से, तो आहार जाल एक तैयार होता है। आप किताब को खोलिएगा एनसीईआरटी को, तो उसमें भी एक बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, एक गोल फिगर एक बना हुआ है, इस तरह से अलग अलग जानवर उसके अंदर में है, आहार जाल में बने हुए हैं।
तो उसका है कि प्रकृति में आहार श्रृंखलाएं सीधी नहीं होती है, कि सीधा नहीं है कि इसको यही ठो खाएगा और अदर जानवर भी उसको खा सकता है। यानी कि अगर हिरन है तो उसको शेर ही ठो नहीं खाएगा, उसको बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो खा सकते हैं। तो प्रकृति में आहार श्रृंखलाएं सीधी नहीं होती है, एक जीव कई अन्य जीव को खा सकते हैं, जिससे एक आहार जाल का ढांचा बनता है, जिसे आहार जाल कहते हैं। इस आहार जाल को आप अपनी किताब एनसीईआरटी में जो है इस फिगर के साथ उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आहार जाल को। अगला है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या कहलाता है? जब हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक मिट्टी और पानी के माध्यम से आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक पोषी स्तर पर उनकी सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है प्रत्येक पोषी स्तर पर। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपने अभी के टाइम में देखा होगा कि खेत में यूरिया डालने के कारण लोगों के शरीर में यूरिया का मात्रा क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। लोगों के शरीर में यूरिया का मतलब इंसान के शरीर में यूरिया आने लगा है, और जगह जगह पे पथरी उथरी बनने का जो देखते हैं कि पथरी बन गया किडनी में, जहाँ जहाँ पर पत्थर बनने का जो है, यूरिया क्या होता है? यूरिया को अगर आप छोड़ दीजिएगा एक जगह पर जमा करके तो पत्थर का रूप ले लेता है, वो कड़ा हो जाता है, पत्थर का रूप ले लेता है। अगर यूरिया एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो वो पत्थर का रूप ले लेता है। तो अगर खेत में यूरिया डाला जा रहा है, खेत से कहाँ आ रहा है? अनाज में आ रहा है, और अनाज से इंसान के शरीर में आ रहा है। तो वो क्या होता है, इंसान के शरीर में यूरिया कहीं पर भी शरीर में आया और यूरिया कहीं पर जमा होगा, चाहे पेशाब करने वाली थैली में यूरिया जमा हो तो देखते हैं किडनी में स्टोन हो जाता है। जहाँ जहाँ वो यूरिया जमता है वहाँ पर वो क्या हो जाता है? स्टोन की समस्याएं बढ़ती जाती है। तो वही कह रहे हैं, जैव आवर्धन का मतलब है कि हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ते चला जाता है। पहले अनाज में आया, थोड़ा मात्रा में आया होगा, फिर वहाँ से कहीं दूसरे में आया, या बकरी भी खाई तो उसमें भी आया। अब बकरी से मान लीजिए बकरी को मार के इंसान ने खाया तो इंसान में आया, अगर उसको मार करके इंसान ने खाया तो इंसान में आया। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की तरफ बढ़ता चला जाता है। वो क्या होते जाता है? बढ़ता चला जाता है। अगर घास में 1 ग्राम होगा, मान लीजिए घास में या अनाज में 1 ग्राम यूरिया होगा, तो बहुत सारे अनाज को खाया, बकरी ने खाया, बकरी में कितना चला गया? 50 ग्राम मान लीजिए चला गया। और बकरी के मांस को हमने खाया तो उससे हमें कितना आ गया? हमें 100 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम इधर उधर से भी लेते हैं, तो हमें 100 ग्राम आ जाएगा। तो ऊर्जा का हानिकारक पदार्थ का मात्रा ऊपर तक जैसे बढ़ते जाइएगा, मात्रा भी बढ़ते चला जाएगा, उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। प्रत्येक पोषी स्तर पर क्या होता जाएगा? उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। यानी प्राथमिक में कम, उससे ज़्यादा द्वितीयक में, उससे कम, उससे ज़्यादा तृतीयक में, और सबसे ज़्यादा चतुर्थ में, शीर्ष उपभोक्ता में। मनुष्य भी शीर्ष के अंदर में ही आता है। मनुष्य भी शीर्ष मांसाहारी में इसको रखते हैं, या शीर्ष मांसाहारी में इसीलिए रखते हैं क्योंकि मनुष्य क्या शिकार करके कोई दूसरा इंसान, कुछ दूसरा जानवर नहीं खाता है, जो है उसको शीर्ष में ही रखते हैं हम लोग इंसान को। तो आगे है, मनुष्य शीर्ष उपभोक्ता होने के कारण इन रसायनों की अधिकतम सांद्रता मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। मनुष्य शीर्ष उपभोक्ता होने के कारण इन रसायनों की अधिकतम सांद्रता मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। तो ये जहाँ जहाँ भी कहीं भी अगर क्या होगा, कोई भी रासायनिक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, कहीं भी रसायन आएगा, 1 2 3 कहीं पर भी अगर आएगा तो वो शीर्ष उपभोक्ता में क्या होगा? चला जाएगा। शीर्ष उपभोक्ता में क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा। आप समझ सकते हैं बातों को। अगर कहीं पर भी यहाँ पे हानिकारक पदार्थ आएगा तो वो शीर्ष उपभोक्ता में, अगर इसमें आया तो इसमें पक्का है वहाँ जाएगा ही, अगर इसमें भी आया तो वहाँ पर जाएगा, अगर इसमें भी आया तो वहाँ पर जाएगा, लेकिन अगर इसमें आया तो इसमें नहीं जाएगा। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। एक केस आपने पढ़ा होगा, गिद्धों की जनसंख्या कम हो रही थी। कारण ये था कि एक डाइक्लोफेन नाम की दवाई होती है जो जानवरों को, गाय को या कोई भी मवेशी को दिया जाता था सरकार के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा जो है वो मवेशी को डाइक्लोफेन नाम का एक दवाई जो है आपको दिया जाता था। तो दवाई देने के कारण क्या होता था, जब वो मर जाता था तो उसको फेंक दिया जाता था। उसको क्या करता था? गिद्ध आकर के खाता था। तो वो डाइक्लोफेन जो हानिकारक रसायन था वो गिद्धों के अंदर में चला जाता था, उसके मांस को खाता था, क्योंकि उसके मांस में वो डाइक्लोफेन नाम का दवाई है, वो गिद्ध के अंदर में जाता था और गिद्ध को क्या करता था? वो डैमेज करता था, गिद्ध को खराबी करता था। इसके कारण बहुत सारे गिद्ध क्या होने लगे? मरने लगे, और गिद्धों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो इसको देखते हुए जब सरकार को इस बात का पता लगा तो जाकर के सरकार ने उसे क्या कर दिया? डाइक्लोफेन नाम के दवाई को बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ये हानिकारक रसायन क्या करते रहते हैं? जाते रहते हैं। अगला है ओजोन परत। आप ओजोन परत के बारे में जानिए और उसका अपक्षयन। आप जानते हैं कि सबसे ऊपर में क्या है?
ओजोन परत है। यहाँ से अगर 18 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो आपको ओजोन परत, जो ऑक्सीजन का एक परत है, यानी O3, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है, उसका एक परत बना हुआ है जो क्या करता है, हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से क्या करता है, बचाता है। तो ओजोन परत या उसका अपक्षय कैसे होता है, तो ओजोन के बारे में समझिए। इसका फॉर्मूला O3 होता है। यह सूर्य से घातक पराबैंगनी किरण यानी यूवी रेज, विकिरणों को पृथ्वी तक आने से क्या करता है, रोकता है। ये क्या करता है, रोकता है। अगर वो आ जाएगा हमारे पृथ्वी तक, हमारे शरीर पे पड़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां हमें क्या हो जाएगी, जन्म ले लेगी, हमारे लिए वो हानिकारक होता है। इसीलिए उसको ये O3 नाम का एक परत बना हुआ है ऊपर में, जिसको ओजोन परत कहते हैं। उसे क्या कर लेता है, ऊपर में ही वो सूर्य के प्रकाश से वो हानिकारक जितने भी विकिरण है उसको रोक लेता है, नहीं जाने देता है और सोख लेता है। तो उसी वही काम करता है। इस ओजोन परत में इसका अपक्षय हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। आगे है, यह वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। आप पढ़िएगा, बहुत सारे लेयर बने हुए हैं हमारे वायुमंडल में, आगे चल करके आप पढ़िएगा। तो उसमें स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो है आपको ओजोन लेयर पाया जाता है। 18 किलोमीटर के बाद आपको ये ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है इसके अपक्षय होने के, इसके अपक्षय टूटने के कारण क्या है, तो कारण यहाँ पे बताया गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो उसका अत्यधिक उपयोग होने के कारण, अब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता कहाँ है, जितने भी AC हैं, फ्रीजर हैं, फ्रिज हैं, इन सब में कंप्रेसर होते हैं, देखे होंगे कंप्रेसर, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ठंडा करने के रूप में भरा जाता था। तो वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ से निकलता था। उसके कारण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो ओजोन लेयर को क्या कर देता था, डैमेज करता था, ओजोन लेयर का क्षय कर देता था, जिसके कारण जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर के अपक्षय के कारण बनते थे। तो ये कहाँ से निकलता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं, का अत्यधिक उपयोग रेफ्रिजरेटर हो या अग्निशमन का यंत्र हो, इन सबों से निकलता था और ये ओजोन लेयर को जाकर के डैमेज कर देता था, छेद कर देता था। और वहाँ वो जो छेद हो जाता था तो वहाँ से वो सारा का सारा जितना भी घातक किरण है वो धरती तक पहुँचता था और इंसान के शरीर पर अगर पड़ा तो बहुत सारी बीमारियाँ होती थी। उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है हानि। इसके क्षरण से त्वचा कैंसर होता था। अगर ये ना रहे तो आपके अंदर में वो सीधे आपके ऊपर पड़ेगा वो सूर्य का प्रकाश, तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, मोतियाबिंद हो जाएगा, अगर आंख पे पड़ गया तो मोतियाबिंद हो जाएगा, अनुवांशिक क्षति हो जाएगी, बहुत सारे अनुवांशिक क्षति हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको हानि देखने को ओजोन परत के टूटने से देखने को मिलता है। अगला एक टॉपिक है आपका लास्ट में पर्यावरण में है, हमारे पर्यावरण में कचरा प्रबंधन। इसको इंग्लिश में वेस्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, आज के समय में कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है कि कचरा जगह जगह पे देखते हैं कि शहर में अगर आप आते होंगे या शहर में रहते होंगे तो जगह जगह पे आप देखते होंगे कि कचरा का ढेर लगा हुआ है और बदबू आ रही है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी को हटाने के लिए, इसी का निपटान करने के लिए आपके भी अंदर में ये भावना को जगाया गया है। कचरा प्रबंधन नाम का टॉपिक आपको भी दिया गया है 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए कि समझिए कि कचरा क्या है, क्या समस्या है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसी के कारण आपके चैप्टर नंबर 13 में कचरा प्रबंधन नाम का एक टॉपिक दिया गया है। तो इसमें क्या होते हैं, कचरे दो तरह के होते हैं। कोई भी कचरा आप देखते हैं बदबू आते रहता है, ढेर बना हुआ है, तो उसमें कचरा दो तरह का होता है। एक होता है प्लास्टिक वाला, जो कभी भी वो क्या होगा, सड़ेगा नहीं। प्लास्टिक जो होता है कभी नहीं सड़ता है, बदबू वही देता है जो सड़ता है। जैसे कि खाना पीना है या मांस का टुकड़ा है, कुछ भी है उसमें जो सड़ रहा है वही क्या देगा, आपको बदबू देता है। तो कचरा दो तरह के होते हैं। सड़ता क्यों है, तो उसको बैक्टीरिया तोड़ते रहता है। पढ़े हैं कि अपघटक क्या करता है, उसको तोड़ के खत्म करते रहता है। तो बैक्टीरिया जब उसको तोड़ता है, सड़ाता है, तो बदबू उसमें से निकलती है। तो दो तरह के कचरा होते हैं, एक बैक्टीरिया के द्वारा टूटने वाला, जैसे कि खाना पीना, फल का छिलका, सब्जी का छिलका, जो भी है वो सब टूटने वाला, जो बैक्टीरिया से टूटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जैव निम्नीकरण। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो जो बैक्टीरिया से टूट जाता है उसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण। जो बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो जाता है, सड़ा दिया जाता है, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जो बैक्टीरिया के द्वारा ना टूटे उसको अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे प्लास्टिक का बोतल है या प्लास्टिक का पॉलीथीन रखा हुआ है, तो वो कितनों दिन तक रहेगा, वो वहाँ पर न बदबू देगा न सड़ेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको बैक्टीरिया तोड़ ही नहीं पाता है। तो ये दो तरह के कचरा हमारे पास जो होता है वो दो। अभी आपको मेनली दो तरह के ही पढ़ना है, बाद में आप हजारडस वेस्ट भी पढ़िएगा, खतरनाक, जो फैक्ट्री क्या कहते हैं, मेडिकल शॉप से निकलता है, दवाई क्लिनिक से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, उसको खतरनाक कचरा के अंदर में रखा जाता है।
तो अभी आपको दो भी पढ़ना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इंग्लिश में उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जिसको बैक्टीरिया तोड़ दे वो बायोडिग्रेडेबल है, और जिसको बैक्टीरिया न तोड़ पाए उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो सड़ जाता है वो बायोडिग्रेडेबल है, जो नहीं सड़ता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर में आता है। प्लास्टिक, कांच, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल को हिंदी में अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं, और जो टूट जाता है बायोडिग्रेडेबल को जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो अब आप डिफिनेशन को पढ़िए। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है जो जैविक प्रक्रियाओं यानी जीवाणुओं द्वारा साल पदार्थों में टूट जाता है, सरल पदार्थों में, यहाँ सरल लिखा हुआ है, सरल पदार्थों में टूट जाता है, जैसे कि फल के छिलके, कागज, ये सब चीज़ें जो हैं टूट जा। कागज भी क्या हो जाता है, सड़ जाता है। वो भी बांस के या लकड़ी से ही बनता है, किसी लकड़ी से ही। लकड़ी को अगर फेंक दीजिएगा तो सड़ जाता है कुछ दिनों के बाद। तो कागज, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, खाना पीना जो भी है वो सब जैव निम्नीकरण के अंदर में आता है। उसे जीवाणुओं द्वारा क्या किया जा सकता है, सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, यानी सड़ाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अजैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक क्या रहते हैं, बने रहते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं, और वो पर्यावरण में लंबे समय तक, यानी सूक्ष्म जीव उसको नहीं तोड़ पाएगा, उसको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। इंग्लिश में नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका प्लास्टिक है, कांच है, ये सब क्या है, आपको अजैव निम्नीकरणीय के अंदर में आते हैं। इसको बैक्टीरिया नहीं तोड़ पाता है, कोई भी जीव जो है, मतलब कि सूक्ष्म जीव जो है इसको तोड़ नहीं पाता है, और ये सालों सालों प्रकृति में इसी तरीके से बने करते हैं। तो ये तो समस्या नहीं है, इसका समस्या है। तो उसका प्रबंधन में कहता है कि इसको अलग रखिए और इसको अलग रखिए, इसको फैक्ट्री में भेज करके क्या कर लेंगे, फिर से बना लेंगे कोई नया चीज़। यानी प्लास्टिक है तो उसको पिघला के, प्लास्टिक का कुर्सी टूट गया तो उसको पिघला के नया कुर्सी बना लेंगे। और अगर आप दोनों को मिला देते हैं, सूखा और गीला कचरा पड़ते होंगे, मिला देंगे तो फिर दिक्कत होगा। अलग अलग छांट करके दीजिए, इसको फैक्ट्री में क्या कर लिया जाएगा, दूसरा बना लिया जाएगा। और जैव निम्नीकरणीय जो भी सड़ने वाला है उसको अलग से रख करके क्या किया जाता है, खाद बनाया जाता है। आगे पढ़िएगा आप, तो खाद बनाने में हम इसका क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो इस तरह से है, कचरा प्रबंधन के बारे में दिया गया है आपको, और ये आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो इतना जानकारी अगर आपके पास है तो इस चैप्टर से कोई भी जो क्वेश्चंस है वो नहीं छूटेगा। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, 20 पन्ना में, 25 पन्ना में अगर कर देते, या नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते यहाँ टेलीग्राम में, या आपको लिंक पे नीचे दे देते, और बहुत बड़ा नोट्स दे देते, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला होता। या 500 MCQ करवा लगा देते, या ये कर देते, वो कर देते, उससे क्या होता, आप थक जाते, बोरिंग हो जाता। एक ही चैप्टर में आप सारा एनर्जी लगा लेते और क्या हो जाता, दूसरा चैप्टर आपसे छूट जाता। तो इसी के कारण जो है हम इस तरह से छोटे नोट्स के द्वारा, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो 10वीं क्लास के बच्चे ज़्यादातर नहीं बनाते हैं, जितने भी अपर क्लास के बच्चे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज, UPSC निकालने वाले बच्चे हैं, वो अपने सिलेबस का इस तरह का ही नोट्स बना करके रखते हैं। जो भी आपका किताब है उसका इसी तरह का नोट्स छोटा छोटा बना करके, जिसको हम एग्जाम के टाइम में कम समय में रिवाइज करके एग्जाम दे सकें। लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे नहीं बनाते, उनका उतना समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, एग्जाम का जब 10 दिन 5 दिन होता है, अभी तो टाइम है तो आपको नहीं पता लगता होगा, जब 10 दिन 5 दिन रहेगा तो आपको पास देख करके आपको लगेगा कि इतना सारा कैसे रिवाइज करें, हम कैसे इसको रिवाइज करके करें। तो आपको यही वाला इस तरह का नोट्स क्या होगा, काम देगा। ये छोटा नोट्स सोच करके एकदम बहुत ही समय लगा करके छोटे रूप में लिखा जाता है, और जिससे कि आपका सारा का सारा बात भी आपको समझ में आ जाए, सारा क्वेश्चंस भी बन जाए, और आपका जल्दी रिवाइज भी हो जाए, और एग्जाम भी अच्छा जाए। इसके कारण आपको दिया जाता है। नहीं तो किताब तो है ही, या उसका बड़ा बड़ा नोट्स तो आजकल है ही, मार्केट में बने हुए हैं, जो उसको लोग इधर से उधर देते रहते हैं, एक कोचिंग से 2 कोचिंग में। आपको मेहनत करके इस तरह के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना करके दिए जा रहे हैं। तो आप इसी तरह के नोट्स और उसके द्वारा समझाया जाता है आपको, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे, अभी आएंगे आपके चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, SS में आएंगे, मैथ्स में आएंगे, तो उसको आप समझ पाएँ, देख पाएँ। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को बताइए, और चैनल को थोड़ा बड़ा करिए। तो चलिए, इतना सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।